एवरीवन, हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस वाया इनोलेट्स के बारे में कि किस तरह से आपके इनोलेट्स के थ्रू आपकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती है, यानी कि आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपका इनोलेट किस तरह से इन्वॉल्व होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इनोलेट्स के बारे में हम ऑलरेडी डीप में डिस्कस कर चुके हैं कि इनोलेट्स क्या होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। इसके अलावा हमने ये देखा कि इनोलेट्स को इन्वॉल्व करके, यानी कि कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसी सिंथेसिस हैं जहां जो आपकी इनोलेट्स के थ्रू होती हैं, जिसमें से हम मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, हाँ जी, ये दो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो भी एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस है जो कि इनोलेट्स के थ्रू होगी, और वो है आपका एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स हमारा डिस्कशन हो चुका है। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस जो कि आपका क्या होता है, एल्काइलेशन ऑफ डाइइथाइल मेलोनेट, डाइइथाइल मेलोनेट। ये दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसीटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। जिस तरह से मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस आपका एल्काइलेशन होता है डाइइथाइल मेलोनेट का, जो कि आपका इनोलेट्स के थ्रू होता है, सेम ऐसे ही जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एसीटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस, ये भी आपका क्या होता है, ये होता है आपका एल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट। ये भी आपका क्या रहता है, इनोलेट्स के थ्रू ही होती है। ये सिंथेसिस भी आपकी एसीटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस, दोनों सिंथेसिस ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम वही स्टेप हमें फॉलो करने हैं। तो अगर आपको ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी चेंजेस हैं या जिस तरह से भी आपकी चेंजेस रहेंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना एसीटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस, दैट मींस एल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। आपको करना क्या है, आपको इथाइल एसीटो एसीटेट लेना है और उसका क्या कराना है, एल्काइलेशन कराना है। एज लाइक एल्काइलेशन ऑफ डाइइथाइल मेलोनेट, ये रिएक्शन भी आपकी 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स, सेकेंड आपका क्या रहता है, सेकेंड आपका रहता है एल्काइलेशन, एंड थर्ड रहता है आपका हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, दैट मीन्स ये है आपका एसीटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस, एसीटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। एज लाइक मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, यहाँ पर भी आपकी 3 स्टेप रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका इथाइल एसीटो एसीटेट होता क्या है। इथाइल एसीटो एसीटेट का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COO CH2COO C2H5, यानी एक कीटो ग्रुप होता है आपका, एक यहाँ पर एस्टर ग्रुप होता है, और उसके बीच में जो ये CH2 है, ये कार्बन आपका क्या है, अल्फा कार्बन, और ये हाइड्रोजन आपके क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आपके क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो और अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा आपका, एसिडिक होगा, दैट मींस यहीं से आपका क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। तो अगर आप बात करो एसीटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस की, एज लाइक मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, यहाँ पर भी क्या होती है, 3 स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप जिसका क्या रहता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स ऑफ एसीटो एसिटिक एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर, इथाइल एसीटो एसीटेट। सेकेंड स्टेप आपका क्या रहता है, जो आपका इनोलेट फॉर्मेशन हुआ है उसका एल्काइलेशन,
और आपको पता है कि उसका एल्काइलेशन क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, क्योंकि आपका जो इनोलेट फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है, आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके वो क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। और थर्ड आपका क्या रहता है, हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा सेकंड स्टेप से, आप उसका क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, जिसका फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और आपके पास आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बेसिकली हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं, हम एक एक करके तीनों स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। यही हमारा क्या रहेगा, यही आपका क्या रहता है, कंप्लीट एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। फर्स्ट स्टेप का रीजन क्या रहता है कि आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो आपके इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो आपका इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी वो आपका क्या रहता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहता है, जो कि अल्काइल हैलाइड के साथ आपका क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड के साथ SN2 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, जिसका फर्दर आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे एंड देन उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एक एक करके हम तीनों स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं अब हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। हमारा फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट, इथाइल एसीटोएसीटेट। हाँ जी, हमारे पास इथाइल एसीटोएसीटेट है, CH3 डबल बॉन्ड OCH2 COO C2H5। हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं, तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, तो हाईली एसिडिक होगा, तो इजीली आप बेस के साथ इसे रिएक्ट कराओगे तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ क्या होगा, इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, CH3CO एज इट इज, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, COO C2H5। हाँ जी, अब आपको पता है कि ये जो आपका इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन हुई है, जिसे आप क्या बोलोगे, इथाइल एसीटोएसीटेट इनोलेट एनायन। हाँ जी, इथाइल एसीटोएसीटेट इनोलेट एनायन आपका क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ये 2 कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। किस तरह से, CH3C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव चार्ज COO C2H5। हाँ जी, यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन पर, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, आपकी कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर शिफ्ट। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर आपका ये नेगेटिव चार्ज तो किस पर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर, ये CH3 एज इट इज CO नेगेटिव, पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गई, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, बाकी सब एज इट इज CO C2H5, बाकी सब एज इट इज। यहाँ पर क्या हुआ है, डबल बॉन्ड आपका कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन कार्बन पर शिफ्ट हो गया, और नेगेटिव चार्ज आपका कार्बन से कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पर। सिमिलरली अगर इस तरफ कार्बोनिल ग्रुप पर ये चार्ज डेंसिटी शिफ्ट हो सकती है, इसी तरह से आपके दूसरे कार्बोनिल पर भी शिफ्ट हो सकती है। जब वहां शिफ्ट होगी तो आपकी क्या फॉर्मेशन होगी, CH3, ये कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज CH डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली जाएगी, ऑक्सीजन पर, तो O नेगेटिव एंड OC2H5। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो आपकी इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन हुई है वो आपका क्या रहेगा, वो रहेगा आपका स्टेबलाइज्ड। और स्टेबलाइज होने का रीजन क्या है, उसका स्टेबलाइज होने का रीजन है रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी, तो जिसकी वजह से आपका इनोलेट एनायन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ से हमने अपने फर्स्ट स्टेप में देखा कि किस तरह से आपका इनोलेट एनायन फॉर्मेशन होती है, किस तरह से आपके इनोलेट की फॉर्मेशन होती है, और उसके स्टेबलाइज होने का रीजन कि वो क्या रहता है, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज रहता है। तो ये सब था आपका फर्स्ट स्टेप के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट
एनायन। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो आपके पास यहाँ पर जो रेजोनेंस स्टेबलाइज जो आपका इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन हुई है उसका हम क्या करेंगे, अल्काइलेशन कराएंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप में हमें क्या डिस्कस करना है, आपका अल्काइलेशन। ये हमारा सेकेंड स्टेप है, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट एनायन। अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट एनायन, यानी कि जो आपने फर्स्ट स्टेप में अपने इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन की थी, अब हमें क्या कराना है, उसका एल्काइलेशन कराना है। हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुई थी, हमारे पास कार्बो एनायन की फॉर्मेशन हुई थी जिसके एक तरफ आपका कीटोनिक ग्रुप अटैच था और एक तरफ आपका एस्टर ग्रुप अटैच था। तो क्या होता है जब हम इसकी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा थ्रू SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में आपका क्या रहता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है जहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक और रिमूविंग न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। यानी एक ही स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो रिमूव होना है यानी जिसे सब्स्टिट्यूट होना है वो भी साथ के साथ रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जैसे ही अटैक करेगा वैसे ही आपका रिमूविंग न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाएगा, सिंगल स्टेप में होगा। तो इसके लिए आपका क्या कंडीशन रहती है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड आप ले रहे हो वहां पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए, यानी कि वहां पर हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, क्योंकि टर्शियरी में और एराइल हैलाइड की बात करो तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अल्काइलेशन के लिए या तो आप प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हैलाइड यूज करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा CH3CO CHR CO OC2H5। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर आया है मोनो अल्काइलेटेड इथाइल एसीटोएसीटेट। यानी कि हमें यही करना था, हमें अल्काइलेशन करना था किसका, इथाइल एसीटोएसीटेट का। तो हमने क्या किया, पहले इनोलेट आयन की फॉर्मेशन की और इनोलेट जो हमारे पास इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन हुई उसका हमने क्या किया, अल्काइलेशन विद द हेल्प ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो आपने स्टार्टिंग में जो आपका रिएक्टेंट था, जो आपने स्टार्टिंग में रिएजेंट लिया था, वहां पर क्या था कि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच थे जिसमें से एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया है अल्काइल ग्रुप के साथ। तो जैसे हम एक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो क्या था, आपका एसिडिक हाइड्रोजन था तो वो रिमूव हो गया और हमने क्या किया, उसको अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। तो सिमिलरली तो जो आपके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन और अभी बचा हुआ है इसका नेचर भी कैसा है, एसिडिक, क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के साथ अटैच है। तो इसे भी किसी बेस की हेल्प से इजीली रिमूव किया जा सकता है और इसे भी क्या किया जा सकता है, किसी अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। यानी कि जिस तरह से आप मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हो, मोनो अल्काइलेटेड इथाइल एसीटोएसीटेट की फॉर्मेशन कर सकते हो, उसी तरह से डाई अल्काइल एसीटोएसीटेट की फॉर्मेशन भी की जा सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है। रिमूव ये इजीली हो जाएगा क्योंकि ये कैसा है, हाईली एसिडिक in नेचर है। तो सिंपली हमें करना क्या है, हमें किसी बेस के साथ इसे रिएक्ट कराना है। जब हम इसे किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास वापस से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो हमारा क्या होगा, इनोलेट एनायन होगा। तो हमारे पास इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी जैसा कि हमारा फर्स्ट स्टेप में हुआ था। यानी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप वापस रिपीट भी हो सकता है। इसके बाद फर्दर हमें क्या करना है, जब हम इसकी किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, हो सकता है आप सिमिलर अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएं, हो सकता है आप डिफरेंट से, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या फॉर्मेशन करना चाहते हो। तो हम जब इसे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा,
ये वापस से क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर और आपका एल्काइल हैलाइड रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3CO, जो आपका अल्फा कार्बन था जिस पर अब तक एक एल्काइल ग्रुप अटैच था, अब वहां पर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, COC2H5। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारे पास क्या हुआ है, मोनो एल्काइलेटेड इथाइल एसीटो एसीटेट की फॉर्मेशन हुई है। सिमिलरली जब हमने इसका वापस से इसको बेस के साथ रिएक्ट करके इनोलेट एनाइन की फॉर्मेशन की और वापस से इसका एल्काइलेशन कराया तो हमारे पास डाई एल्काइलेटेड प्रोडक्ट आ गया। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी हो सकती है और डाई एल्काइलेटेड प्रोडक्ट की भी। रीजन वही है क्योंकि आपके जो हाइड्रोजन है यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन थे और दोनों ही कैसे थे, एसिडिक नेचर के थे। तो जिस तरह से एक एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है एल्काइल ग्रुप के साथ, सिमिलरली आपके दूसरे हाइड्रोजन को भी एल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये था आपका सेकंड स्टेप जहां पर हमने इनोलेट एनायन की एल्काइलेशन की, जो कि हमारे पास मोनो एल्काइलेशन भी पॉसिबल है और डाई एल्काइलेशन भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि आपके पास जो मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है और डाई एल्काइलेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, हमें क्या करना है, इनका हाइड्रोलिसिस करना है एंड देन इसको जो आपके पास हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या हो जाएगा, फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी कुछ ऑर्गेनिक सिंथेसिस के कुछ ऑर्गेनिक हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में अपना वही करने वाले हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि आपके मोनो एल्काइलेटेड और डाई एल्काइलेटेड प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे जिसकी फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और हमारे पास कुछ नए ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारा थर्ड स्टेप है हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि जो आपके पास सेकंड स्टेप से जो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, आपको क्या कराना है, आपको उसका हाइड्रोलिसिस कराना है एंड देन उसका क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा एंड देन आपके पास एंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इथाइल एसीटो एसीटेट के केस में क्या होता है, आपकी हाइड्रोलिसिस दो तरीके से कराई जा सकती है और दो तरीके से कराई जा सकती है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के दो तरीके पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट है हमारा कीटोनिक हाइड्रोलिसिस और सेकंड हमारा रहेगा एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस तो बेसिकली जो इन्हें नाम दिया गया है वो दिया गया है इनके एंड प्रोडक्ट के बेसिस पर। तो अगर आपके मोनो एल्काइलेटेड और डाई एल्काइलेटेड जो आपके पास इथाइल एसीटो एसीटेट हैं, अगर आप उनकी हाइड्रोलिसिस कराते हो और हाइड्रोलिसिस के बाद आपके पास एंड प्रोडक्ट कीटोन की फॉर्म में आता है तो आप उसे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस बोलोगे। और अगर आपका एंड प्रोडक्ट एसिड की फॉर्म में आता है, यानी कि अगर आपकी एसिड फॉर्मेशन होती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। तो बेसिकली अगर आपका एंड प्रोडक्ट कीटोन है तो वो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, एंड प्रोडक्ट एसिड है तो वो आपका एसिड हाइड्रोलिसिस। तो डिफरेंस क्या होता है इनमें, सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर कीटोनिक हाइड्रोलिसिस के लिए आपको एक्वस एल्कली से, डाइल्यूट एक्वस एल्कली से यहाँ पर आप डाइल्यूट एल्कली लोगे हाइड्रोलिसिस के लिए, यानी डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में कराओगे हाइड्रोलिसिस तो आपकी कीटोन की फॉर्मेशन होगी। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में कराओगे तो आपके एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो एक एक करके हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम करेंगे कीटोनिक हाइड्रोलिसिस को डिस्कस। तो आपको करना क्या है, वैसे तो दोनों सेम है, सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर डाइल्यूट एल्कली लेना है, वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि अगर आप हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में कराओगे तो कीटोन की फॉर्मेशन होगी, कॉन्सेंट्रेटेड की प्रेजेंस में कराओगे तो एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास मोनो एल्काइलेटेड या डाई एल्काइलेटेड किसी भी प्रोडक्ट की आप बात कर सकते हो, सेम ही रहेगा, CH3CO CHR COC2H5। आप क्या कराओगे, एक्वस KOH की प्रेजेंस में हम करा लेते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो आपका जैसा कि आपका मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस के केस में रहता था, क्या होगा, सिंपली जो आपका एसिड ग्रुप है उसका क्या हो जाएगा, एसिड जो है वो
जो आपका एस्टर ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो एक्वस KOH और HCl की प्रेजेंस में आपके क्या हो जाएगा, जो एस्टर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी सब एज इट इज CH3CO CHR COOH, यानी जो आपका एस्टर ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसे आप फर्दर हीट करोगे तो हीट करने के बाद आपकी क्या हो जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी तो आपका CO2 रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3CO CH2R, ये फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास ये एंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि आपने किया क्या है, आपने सिंपली अपना मोनो एल्काइलेटेड या फिर यहाँ पर आप डाई एल्काइलेटेड प्रोडक्ट की भी बात कर सकते हो, आपने एक्वस एल्कली की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, सिंपली आपका एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में सॉरी आपका एस्टर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप फर्दर हीट करोगे तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये तो था हमारा कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। इसके अलावा जो हमारी दूसरी हाइड्रोलिसिस रहती है वो क्या रहती है, आपकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हम बात कर लेते हैं अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या रहता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आपको सिंपली क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्शन करानी है। तो जब आप कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्शन कराओगे, चाहे आप मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट की बात करो या डाई अल्काइलेटेड प्रोडक्ट की बात करो, तो जब हम लेंगे आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड KOH की बात कर लो या NOH की बात कर लो, होगा क्या वहां पर, सिंपली जो आपका यहाँ पर OH नेगेटिव आयन है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो जहां पर भी आपके कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये वहां पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, यानी कि यहाँ पर आपको दो कार्बोनिल कार्बन नजर आ रहे हैं, दो कार्बोनिल कार्बन नजर आ रहे हैं, और ये क्या होते हैं, एक बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं। तो यहाँ और यहाँ आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ CH3COOH, तो यानी यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH3COOH, यानी कि जो आपका कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप था वहां पर जब आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो एक तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। दूसरा, जब यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, RCH2COOH, यहाँ पर भी आपके कार्बोनिल कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो ये एसिड की फॉर्मेशन हुई, एक ये एसिड की फॉर्मेशन हुई, दूसरा आपका C2H5OH रिमूव हो जाएगा यहाँ से, रिमूविंग न्यूक्लियोफाइल C2H5O नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, और ये आपका साइड प्रोडक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास क्या है, यहाँ पर एसिड की फॉर्मेशन हुई। तो आपका क्या हुआ, जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में आपका क्या रहेगा, जो आपका OH नेगेटिव आयन है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी एज एंड प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या रहता है, एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी कि जो आपके पास मोनो एल्काइलेटेड इथाइल एसीटोएसीटेट की फॉर्मेशन हुई थी, चाहे वो मोनो एल्काइलेटेड हो या डाई एल्काइलेटेड हो, तो आपके पास एंड प्रोडक्ट किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्शन कराने से आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या आते हैं, एसिड आते हैं। तो ये हमारी क्या रहती है, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू क्लास।